नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस्टेब्लिशमेंट की वीडियो नंबर 5, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। सो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। Got it? So our first question is, how many kilometers are allowed to departmental trains crew? कि जो डिपार्टमेंटल ट्रेन क्रू होते हैं उनको कितने किलोमीटर्स अलाउड किए जाते हैं? आंसर आ जाएंगे 20 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DA as on 1st January 2023 इज़ कि जो DA है 1 जनवरी 2023 को, उसके परसेंटेज क्या है? आंसर आ जाएगा 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम HRA एडमिसिबल इन Y क्लास सिटीज़ इज़। तो मिनिमम HRA कितना होगा Y क्लास सिटी के लिए? तो इसका आंसर आ जाएगा 3600। और X क्लास के लिए पूछें तो 5400 एंड Z क्लास के लिए अगर पूछता है तो आंसर आ जाएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन विडो मदर बी इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास? ठीक है, अगर मदर विडो होती हैं तो क्या उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पास के अंदर? बट रिटायरमेंट के बाद का क्वेश्चन है ये, रिटायरमेंट के बाद क्या उनको इंक्लूड किया जाता है या नहीं किया जाता? आंसर आ जाएगा यस, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन लीगली डाइवोर्स्ड सिस्टर बी शोन एज डिपेंडेंट इन पास? क्या लीगली डाइवोर्स्ड सिस्टर को डिपेंडेंट शो किया जा सकता है पास में? आंसर आ जाएगा यस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कॉम्प्लीमेंट्री पास? कॉम्प्लीमेंट्री पास के अंदर कितने डिपेंडेंट्स को अलाउड किया जाता है? आंसर आ जाएगा मैक्सिमम 2। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case of son, till what age can the parents be included in a school pass? मीन्स कि स्कूल पास के अंदर पेरेंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है, बट अगर जो बच्चा है वो कितने साल का होना चाहिए? तो अगर बच्चा 18 साल तक का है तो उसके स्कूल पास में उसके पेरेंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द फर्स्ट क्लास पास होल्डर ट्रेवल इन राजधानी एक्सप्रेस? क्या जो फर्स्ट क्लास पास होल्डर होते हैं वो राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेवल कर सकते हैं? आंसर आ जाएगा यस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पास? कॉम्प्लीमेंट्री पास क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बाकी इसमें यही पूछा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल होने के लिए? आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इफ़ अ रिटायर्ड एम्प्लॉय मिस यूज द कॉम्प्लीमेंट्री पास, कैन हिज नेक्स्ट पास बी कन्फिस्केटेड अंडर डिसिप्लिन रूल्स? आंसर आ जाएगा यस, उस जो नेक्स्ट पास उसको मिलता है उसको भी कन्फिस्केटेड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आप समझ ही गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पास क्या होता है, कि रिटायरमेंट के बाद जो पास इशू किया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैन प्रिविलेज पास बी इशूड इन फेवर ऑफ लीगली डाइवोर्स्ड वाइफ ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय? कि रेलवे एम्प्लॉय की जो लीगली डाइवोर्स्ड वाइफ है क्या उन्हें भी प्रिविलेज पास का बेनिफिट मिल सकता है या इशू किया जा सकता है उनके फेवर में भी? आंसर आ जाएगा येस, बट इफ़ द एम्प्लॉय वांट्स
एम्प्लॉय अगर चाहता है तो ही उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पास इशूड टू लाइसेंस्ड पोर्टर। ठीक है, लाइसेंस्ड पोर्टर के केस में कॉम्प्लीमेंट्री पास की वैलिडिटी क्या होगी? आंसर आ जाएगा 2 months। Next question is dash candidates are issued free pass to appear for recruitment। ठीक है, किसी भी रिक्रूटमेंट में अपीयर होने के लिए कौन से कैंडिडेट्स को फ्री पास इशू किया जाता है? आंसर आ जाएगा SC और ST स्टूडेंट्स को। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविजनल रेलवे मैनेजर इज एलिजिबल फॉर डैश मेटल टोकन। कि जो DRM होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिविजनल रेलवे मैनेजर, उनको कौन सा टोकन जो है, कौन से मेटल का टोकन के लिए वो एलिजिबल हैं? आंसर आ जाएगा सिल्वर मेटल टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट कॉम्प्लीमेंट्री पास इज डैश मंथ्स। कि हाफ सेट कॉम्प्लीमेंट्री पास की वैलिडिटी कितने महीने होती है? आंसर आ जाएगा 5 months। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेजेटेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर डैश सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेस इन अ ईयर। कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रिविलेज पास मिलता है एक साल के अंदर। कितने पास के लिए वो एलिजिबल होता है? क्वेश्चन ये है अपना। आंसर आ जाएगा 6 सेट्स के लिए गैजेटेड ऑफिसर एलिजिबल होते हैं एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गैजेटेड ऑफिसर्स हु हैज़ कंप्लीटेड 35 years of continuous service is eligible for dash sets of complementary pass। कहते हैं कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हैं, अगर उसने 35 ईयर की कॉन्टीन्यूस सर्विस कर ली है तो वो कितने सेट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल हैं? आंसर आ जाएगा 3 सेट्स के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GM इज एंटाइटल्ड फॉर डैश मेटल टोकन। जैसे अभी पहले क्वेश्चन आया था वो DRM किस टाइप के मेटल टोकन के लिए एलिजिबल होता है, तो वो सिल्वर था। तो वैसे ही ये क्वेश्चन कहता है कि GM इज़ एंटाइटल्ड फॉर डैश मेटल टोकन। कि GM किस तरह के मेटल टोकन के लिए एंटाइटल होता है? आंसर आ जाएगा गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अनमैरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज्ड पास। क्या प्रिविलेज पास के अंदर अनमैरिड डॉटर को इंक्लूड किया जाता है? आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर ग्रेड पास कैन बी इशूड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। क्या हायर ग्रेड पास इशू किया जा सकता है मेडिकल ग्राउंड्स पे? आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ डिपेंडेंट मदर इन लॉ can be included in privilege pass of widow who was appointed on compassionate ground। आंसर आ जाएगा yes। क्वेश्चन आ गया ना समझ में? इसका मतलब कि विडो की मदर इन लॉ जो कि डिपेंडेंट है उसे प्रिविलेज पास के अंदर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं? आंसर आ जाएगा yes। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विडो पास स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम डैश। कि जो विडो पास की जो स्कीम थी वो कब से शुरू हुई? आंसर आ जाएगा 12 मार्च 1987। मीन्स 12 मार्च 1987 को ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ पासेस इशूड टू रेलवे सर्वेंट्स एंड हिज बोनाफाइड डिपेंडेंट्स। कि किस टाइप के जो पासेस हैं वो रेलवे सर्वेंट को और रेलवे सर्वेंट्स पे जो डिपेंड होते हैं उनको इशू किए जाते हैं? आंसर आ जाएगा
Number 1 privilege pass, number 2 duty pass, number 3 school pass, 4 complimentary pass, 5th widow pass, 6th residential card pass and 7th आ जाता है special pass. Next question is who is entitled for first class pass? कि फर्स्ट क्लास पास के लिए कौन एंटाइटल्ड है? आंसर आ जाएगा नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन लेवल 6 एंड अबव लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन द स्कूल अकाउंट passes be issued without any school certificate? कि क्या स्कूल पास को इशू किया जा सकता है बिना किसी स्कूल सर्टिफिकेट के? आंसर आ जाएगा येस, बट स्कूल सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 month आफ्टर इशुएंस ऑफ पास. Next question is can a special pass is given to the employee who has been removed from the service? कि कोई भी एक एम्प्लॉय है उसे अगर सर्विस से रिमूव किया गया है तो क्या उसे कोई स्पेशल पास इशू किया जाता है? आंसर आ जाता है येस, टू अटेंड हिज पर्सनल हियरिंग. तो उसे अपनी पर्सनल हियरिंग में जाने के लिए, अटेंड करने के लिए उसे पास इशू किया जाता है, स्पेशल पास. गॉट इट? Next question is how many days in advance can be a privileged pass of next year be issued? कि कितने दिन एडवांस में प्रिविलेज पास इशू किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर का? आंसर आ जाएगा 120 days मैक्सिमम. ठीक है, और ये किसके कब किस चीज़ के अकॉर्डिंग है? ये है RBE नंबर 80/2011 के अकॉर्डिंग ये डाटा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 130A. कि देखो जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है या हम बोल सकते हैं क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो उन्हीं क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन हमारा ये है कि सेक्शन 130A में कौन से एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है? ठीक है, आंसर आ जाएगा कॉन्टिन्यूस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 130B. मीन्स कि 130B सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन से एम्प्लॉयमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है? आंसर आ जाएगा एसेंशियल इंटरमिटेंट, जिन्हें हम EI के नाम से भी जानते हैं, EI के नाम से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 130C. कि जो सेक्शन 130C के अंदर कौन से एम्प्लॉयमेंट्स को इंक्लूड किया गया है? आंसर आ जाएगा एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है सेक्शन 130C में. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 130D. 130D के अंदर कौन से को इंक्लूड किया गया है? आंसर आ जाएगा इंटेंसिव. ठीक है, क्वेश्चन चारों समझ आ गए होंगे आई होप. कि देखो 130A के अंदर था कॉन्टिन्यूस, 130B के अंदर था एसेंशियल इंटरमीडिएट, 130C के अंदर था एक्सक्लूडेड एंड 130D के अंदर आ जाएगा इंटेंसिव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रांट ऑफ ओवरऑल पेमेंट टू रेलवे सर्वेंट्स आर डेल्ट इन. कि ओवर टाइम पेमेंट का जो ग्रांट होता है रेलवे सर्वेंट्स का, वो कहाँ पे मेंशन है? आंसर आ जाएगा चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन डैश एंड डैश. कि जैसे नाइट शिफ्ट मानी जाती है ना, तो कहते हैं कि फुल नाइट का मतलब क्या होता है? कौन से ड्यूरेशन के बीच को हम फुल नाइट में काउंट करेंगे? आंसर आ जाएगा 10 PM to 6 AM. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स डैश मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 hours. ठीक है, तो इंटेंसिव वर्कर अगर 8 hours से ज़्यादा ड्यूटी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आंसर आ जाएगा लॉन्ग ऑन. उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्ग ऑन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्कर लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी डैश। अब इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि कॉन्टिन्यूस वर्कर को लॉन्ग ऑन कब कहा जाएगा। अगर वो आंसर आ जाएगा कि अगर वो ड्यूटी करता है 10 घंटे से ज़्यादा तो कॉन्टिन्यूस वर्कर के केस में उसे लॉन्ग ऑन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ डैश वर्कर्स लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 12 आवर्स। ठीक है, कि कौन से वर्कर्स के केस में लॉन्ग ऑन का जो पीरियड है वो 12 आवर्स से ओवर है। ठीक है, 12 घंटे से ज़्यादा अगर ड्यूटी करता है तो उसे लॉन्ग ऑन कहा जाता है। कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है? आंसर आ जाएगा EI की, मीन्स एसेंशियल इंटरमिटेंट की बात हो रही है यहाँ पे। Next question is the document which shows the duty hours of work of a railway servant। कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे रेलवे सर्वेंट्स की ड्यूटी के आवर्स मेंशन होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर आ जाएगा ड्यूटी रोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनल लेबर कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन इन द डैश। कि अगर हमें रीजनल लेबर कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो उसकी नोटिफिकेशन हमें कहाँ देनी पड़ेगी? आंसर आ जाएगा ऑफिशियल गेजेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द पीरियड ऑफ रेस्ट लेस देन 12 आवर्स between two rostered duties of 6 hours of railway servant under intensive classification। इट मीन्स अगर कोई रेलवे सर्वेंट इंटेंसिव क्लासिफिकेशन के अंडर बिलोंग करता है तो उसकी जो ड्यूटीज़ जो होती हैं 6 आवर्स का जो रोस्टर होता है उनके बीच में अगर उसको 12 दिन से कम का रेस्ट मिलता है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? आंसर आ जाएगा शॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ऑफ इज़ द पीरियड ऑफ डैश रेस्ट बिटवीन टू रोस्टेड ड्यूटीज़ ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर कॉन्टीन्यूस क्लासिफिकेशन। तो अब बात हो रही है यहाँ पे कॉन्टीन्यूस क्लासिफिकेशन में आने वाले रेलवे सर्वेंट्स की। अगर कोई रेलवे सर्वेंट कॉन्टीन्यूस क्लासिफिकेशन में आता है और उसकी जो रोस्टेड ड्यूटीज़ होती हैं उनके बीच में अगर उनको 10 घंटे से कम का अगर रेस्ट मिलता है तो उन्हें शॉर्ट ऑफ माना जाता है कॉन्टिन्यूस क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स परमिटेड इन अ स्प्लिट शिफ्ट इज डैश। मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने ब्रेक्स परमिट किए जाते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2 ब्रेक या फिर 3 स्पेल्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज power to declare the employment of railway servant as intensive or EI वेस्ट विद। कि जो पावर होती है किसी भी एम्प्लॉई सर्वेंट को डिक्लेयर करने की कि वो इंटेंसिव में आएगा या EI में आएगा तो वो पावर किसके पास होती हैं? तो आंसर आ जाएगा GM के पास या फिर बोल सकते हैं हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। Next question is dash is the competent to declare a railway servant as excluded। ठीक है, कि कौन सी ऐसी पावर है जो कॉम्पिटेंट है डिक्लेयर करने के लिए रेलवे सर्वेंट को एज एक्सक्लूडेड। ठीक है, आंसर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफिकेशन इज डैश डेज। आंसर आ जाएगा 90 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई अ रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी। आंसर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट्स एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आर एज्यूम्ड एज डैश। सभी रेलवे सर्वेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक्सक्लूड किए हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? वो कॉन्टिन्यूस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेटर एंड फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो उन्हें क्या माना जाता है? एक्सक्लूडेड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट सुटेबल मेथड टू क्लासिफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कॉन्टिन्यूस, इंटेंसिव और EI इज बेस्ड ऑन। उन मेथड का नाम पूछा हुआ इन्होंने। आंसर आ जाएगा फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज डैश if in shift of 2 hours the period of inaction aggregate to 6 hours or more। it means जो रेलवे एम्प्लॉय हैं जो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो 6 आवर्स तक का ही होता है, 6 आवर या थोड़ा सा इससे ज़्यादा, तो उनको कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है? आंसर आ जाएगा EI में। Next question is, the standard hours of duty of intensive classification dash hours a week। आंसर आ जाएगा 42 hours, कि एक हफ्ते में इंटेंसिव क्लासिफिकेशन वाले एम्प्लॉयज़ को 42 घंटे ड्यूटी करनी ही होती है। ये स्टैंडर्ड्स आवर्स हैं ड्यूटी के, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस स्टाफ इज। कि एवरेज पीरियड क्या होगा ओवर टाइम को कैलकुलेट करने का कॉन्टीन्यूस स्टाफ के रिस्पेक्ट में? आंसर आ जाएगा बाई वीकली, मीन्स 2 हफ्ते का एवरेज मानते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द पार्टिकुलर्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन बाय ए रेलवे सर्वेंट शेल बी रिकॉर्डेड इन। आंसर आ जाएगा रजिस्टर ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क फॉर्म A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डैश इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज कॉन्टीन्यूस। इट मीन्स अगर कोई भी एम्प्लॉय कॉन्टीन्यूस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको जो वीकली रेस्ट के आवर्स होते हैं वो 30 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। 30 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स उन्हें वीकली रेस्ट मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रनिंग स्टाफ शेल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ डैश कॉन्जिक्यूटिव आवर्स इंक्लूडिंग फुल नाइट इन बेड इन अ मंथ। मीन्स अगर रनिंग स्टाफ है तो उन्हें कितना रेस्ट मिलना चाहिए एक महीने में? आंसर आ जाएगा 4 पीरियड्स ऑफ 30 आवर्स या फिर 5 पीरियड्स ऑफ 22 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कॉन्टीन्यूस क्लासिफिकेशन 48 आवर्स अ वीक। कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं ड्यूटी के कॉन्टीन्यूस क्लासिफाइड वाले वर्कर्स के लिए, क्या वो 48 आवर्स होते हैं हफ्ते में? आंसर आ जाएगा येस। Next question is, what is the full form of finance concurrence is necessary for change of classification of a post? Answer is कि finance concurrence जरूरी है employment classification को change करने के लिए। Next question is, under how many classes HOER has been classified? कि HOER को कितनी classes में classify किया गया है? Next question is, for the purpose of hours of work, which are the 4 classification of railway employees? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप दे ही सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस रीड करने के बाद। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें अपने आंसर को, इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर मैच कर लें। ठीक है, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस, सेकंड इज़ एक्सक्लूडेड, थर्ड इज़ इंटेंसिव एंड फोर्थ इज़ EI मीन्स एसेंशियली इंटरमिटेंट। ठीक है, आई होप सबका आंसर सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ द राइट टू परमिट चेंजेस इन HOER क्लासिफिकेशन? कि HOER की क्लासिफिकेशन को चेंज करने की पावर किसके पास होती है? आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास। नेक्स्ट इज, हाउ मच
is the daily work hours and weekly rest in the intensive roster? इंटेंसिव रोस्टर के केस में डेली वर्क आवर कितने होंगे और वीकली रेस्ट कितने होंगे? तो डेली वर्क आवर होता है 6 आवर्स का और वीकली रेस्ट मिलता है 30 आवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मशीनरी फॉर्म्ड इन रेलवेज टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर टू रिजोल्व डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस अराइजिंग बिटवीन लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सी मशीनरी को बनाया गया है लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रिजोल्व करने के लिए जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं? आंसर आ जाएगा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the 3 levels where meetings of PNM are held? 3 लेवल्स कौन से हैं जिसमें PNM की मीटिंग को हेल्ड किया जाता है? ठीक है, तीनों लेवल के नाम पूछे हुए हैं। आंसर इज, फर्स्ट इज रेलवे बोर्ड लेवल, सेकेंड इज जोनल लेवल एंड थर्ड इज डिविजनल लेवल। Next question is, name the act which aims prompt and regular payment of wages without any arbitrary deductions। कि उस एक्ट का नाम बताओ जहाँ पे प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस, जिसमें तुरंत ही पेमेंट कर दी जाती हैं वेजेस की बिना किसी डिडक्शन के। आंसर आ जाएगा द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके देन, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।